जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक कहा ना मैंने बच्चों? तो आज फिर हम लोग अपनी क्लास के साथ अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हैं और हम लोग साइंस का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसके और आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले एक ज़रूरी सूचना है, जो भी हमारे मित्र हमें YouTube पर देख रहे हैं, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। शेयर करने से आपका बहुत भला होगा। और दूसरी बात, क्योंकि आपके मित्र का भी भला होगा जिसको आप शेयर करेंगे, क्योंकि वो हमारी वीडियोस से और हमसे, हमारी एकेडमी से जुड़ जाएंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने तो क्लास 10 का फुल ऑनलाइन कोर्स जो है, इसके लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप हमारे पेड बैच में एंटर कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या होता है? ठीक, क्लास 9 से जब आप 10th में आए हैं तो ये ओम का लॉ पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये क्या है? जो ओम्स लॉ काम वहाँ करता है जहाँ पर किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो करती है, ठीक है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तब ओम्स लॉ के जो नियम है वो लागू होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी चालक में प्रवाहित धारा, धारा का मतलब करंट, ठीक, धारा में उसके सिरों के बीच में विभवांतर का मतलब वोल्टेज, ठीक, में संबंध को वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया, और उन्हीं के नाम पर बच्चों हम लोग इसे क्या कहते हैं? जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर हम इसे ओम्स लॉ कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक, तो जॉर्ज साइमन लॉ नाम के वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था, इसीलिए हम उनके नाम पर इसको जो है ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनका नियम ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम, ठीक, ये नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? अर्थात चालक में दाब में कोई परिवर्तन न हो, दाब में, ताप में, चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे भौतिक अवस्थाएं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, अपरिवर्तित होने का मतलब है कि दाब, ताप, लंबाई में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों के बीच, उनका जो टर्मिनल होगा, जो सिरों के बीच विभवांतर होगा, उसमें प्रवाहित धारा, जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। जब विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे V इज द प्रोपोर्शनल टू I। तो हम क्या लिखेंगे? B इज द प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होने का संदर्भ यह है कि जब भी हम विभवांतर को बढ़ाएंगे, when the voltage increase, current also increases। जब वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक,
तो जब वोल्टेज को हम घटाएंगे तो धारा भी घट जाएगी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए V इज द प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात जो विभवांतर है वह धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब V इज इक्वल टू, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक इक्वल लगा देंगे, यानी बराबर कर देंगे, और एक कांस्टेंट R यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक नियतांक लगा देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR। ठीक, तो यहाँ से हमें ओम के नियम से यह एक फार्मूला मिल जाता है जिसे हम कहते हैं V इक्वल टू IR। ठीक, अर्थात विभवांतर धारा तथा उसमें प्रवाहित, उसमें जो नियतांक होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ पर R एक नियतांक है, आगे बढ़ते हैं, R क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे? ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ओम के नियम का सत्यापन के लिए जो चालक होगा, जो भी हमारा कंडक्टर होगा, कंडक्टर के लिए सत्य होता है। ये जो ओम्स लॉ होता है ये चालकों के लिए ट्रुथ होता है, अर्थात ये जो है जो चालक होते हैं उनके लिए सत्य होता है। ठीक, हम क्या करेंगे, एक सेल ले लेंगे। ठीक, सत्यापन करने के लिए एक सेल ले लेंगे। ठीक है, एक सेल से एक प्रतिरोध तार जोड़ते हैं और इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अमीटर में नाप लेते हैं। ठीक, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए जब हम विभवांतर नापेंगे तो क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। ठीक है, एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि ओम का नियम केवल चालकों के लिए सत्य है। हम एक सेल से एक प्रतिरोध तार जोड़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम एक कोई सेल ले लें, ये हमने एक सेल ले लिया। अब क्या करेंगे, एक प्रतिरोध तार जोड़ देंगे, इसमें हम एक प्रतिरोध तार जोड़ देंगे। इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अमीटर में नापते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक अमीटर लगा देंगे धारा का मान नापने के लिए। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, प्लस माइनस, और ये इसको मान लीजिए प्रतिरोध है और यहाँ से ये प्लस है माइनस है तो धारा इधर बहेगी, ये हमारा एम्पियर मीटर है। ठीक, तो अब ये हमारी एक सर्किट डिज़ाइन हो गई। ठीक है, अब देखिए जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान लीजिए एक कुंजी लगा देंगे, ये ऐसे ऐसे एक कुंजी लगा देंगे। तो जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाएगा, यानी जब हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है, के बराबर जब 1 दे देंगे इसको वैल्यू, ठीक है, के बराबर 1, के बराबर 0। जब कुंजी का मान 0 होगा तो परिपथ धारा जो है ये परिपथ पूरा टोटल ओपन होगा, और जब के का मान 1 होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो उसीलिए कहा जा रहा है कि जब परिपथ की कुंजी को बंद किया जाता है, ठीक है, जब कुंजी को क्लोज कर देंगे, के बराबर 1 दे देंगे तो धारा प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब देखिए जो धारा का मान होता है उसे हम अमीटर में, तथा जो विभवांतर का मान होता है उसको हम वोल्ट मीटर में माप लेते हैं। धारा का मान अमीटर में, विभवांतर का मान वोल्ट मीटर पर आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब देखिए धारा नियंत्रक की स्थिति हम क्या करते हैं, बदलते हैं। बार बार धारा नियंत्रक जो कंट्रोलर होता है, ठीक, अब धारा कंट्रोलर यहाँ सर्किट में हम क्या करें, एक धारा कंट्रोलर भी लगा देते हैं। एक कंट्रोलर लगा देंगे यहाँ पे,
तो नियंत्रक की जो स्थिति होगी उसको हम बार बार बदलेंगे। ठीक है, जब बदलेंगे तो धारा और विभवांतर का मान बार बार बदलता जाएगा, और जब बदलेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे हम जितनी बार बदलते हैं, वोल्टेज और धारा का जो मान है वह एक नियतांक होता है। वोल्टेज अपान धारा का मान क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक, हम जितनी बार बदलेंगे, कंट्रोलर बार बार धारा का मान बदलेंगे, विभवांतर भी उसी अनुपात में बदल जाएगा। विभवांतर क्या होगा? उसी अनुपात में बदल जाएगा। फिर धारा का मान हम बदलेंगे, विभवांतर फिर बदल जाएगा। फिर धारा का मान बदलेंगे, विभवांतर फिर बदल जाएगा। तो बार बार हम यही देखेंगे, चाहे धारा को हम घटाएं चाहे बढ़ाएं, जैसे जैसे धारा को हम बढ़ाते जाएंगे विभवांतर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे धारा को घटाएंगे विभवांतर भी घटता जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि V अपान आई एक हमें नियतांक प्राप्त होगा। हर हाल में ये जो है एक नियतांक कुछ भी मान लें, जो भी मान लें, चाहे K मान लें, 1 2 3, एक नियतांक हमें प्राप्त होगा, या फिर इसे हम R ही क्यों ना मान लें। आगे अब देखिए ओम के नियम का सत्यापन ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि V इज द प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब विभवांतर में जब हम धारा का भाग देंगे, यानी जब इसका हम रेशियो लेंगे, तब यह नियतांक हमें मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे विभवांतर इंक्रीज होगा धारा भी इंक्रीज हो जाएगी। धारा इंक्रीज होगी, विभवांतर इंक्रीज हो जाएगा, तो जब ये हमें नियतांक मिलेगा। अब देखिए V का मान x अक्ष पर हम ले लेंगे और I का मान y अक्ष पर ले लेंगे। V का मान यहाँ पर हमने लिया है, मान लीजिए तो यहाँ अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे कर दें तो ये भी मान लीजिए क्या हो जाएगा? 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे कुछ जो है, जैसे जैसे जो इधर की ओर एक्स एक्सिस में वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा I का मान ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम यह देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वह एक सरल रेखीय ग्राफ है। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसका क्या मिलता है? एक सरल रेखा में मिलता है। ठीक, तो ओम के नियम का सत्यापन में ग्राफ सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अर्थात अगर हमें प्रतिरोधों को संयोजित करना है, प्रतिरोधों को संयोजित करना है तो कितने प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहली प्रकार से यदि प्रतिरोध का संयोजन करना है तो हम श्रेणी क्रम में संयोजन कर सकते हैं, जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, और दूसरे प्रकार का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में संयोजन होता है। अब देखिए श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है इसमें क्या होता है, तो माना यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध, ये जो है ये पहले प्रतिरोध का ये जो सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से लगा हुआ होता है, और फिर दूसरे प्रतिरोध वाला ये जो सिरा है ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है।
तो इस प्रकार यदि प्रतिरोध संयोजित किए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन। अर्थात जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है वो प्रतिरोधों का संयोजन होता है। अब अगर इसे हम ठीक, तो ये हमारी एक सर्किट बन गई जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। समानांतर क्रम में संयोजन, इसके बाद हम लोग समानांतर क्रम में संयोजन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होता है श्रेणी क्रम में संयोजन में, जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला काम करता है। यानी प्रतिरोधों को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजन क्या है, इस क्रम में प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का जो है सिरा तीसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, R1, R2, R3, और यहाँ पर प्रतिरोध जो पहला प्रतिरोध है R1 है, इसमें जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ पर R2 है वोल्टेज V2 है, R3 है वोल्टेज V3 है, और इसमें टोटल जो करंट है वो I फ्लो कर रही है। यहाँ पर एक बैटरी V लगी हुई है जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हमने फिगर को इसके देख लिया है। अब फिगर देखने के बाद हम यह मानते हैं कि माना प्रतिरोधों के सिरे विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। माना प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर V1, V2, V3 है। V1, V2, V3 ये हमारा विभवांतर है, हमने इसको मान लिया, ये हमने इसको दिखा भी दिया। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर हम V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर I इंटू R1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। ठीक, V1, V2, V3। अब अगर हम देखें कि ये जो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों किसके बराबर है, V के बराबर है, यानी टोटल वोल्टेज के बराबर है। इन तीनों विभवांतर का जो योग है वो टोटल वोल्टेज V के बराबर है। अब अगर हम आगे देखें तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब हमने क्या पाया था, V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I
R3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 है। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 अगर मान लें, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में यदि हम V1 V2 V3 का मान रख दें, V1 V2 V3 का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, ठीक, जब हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा V बराबर, ठीक है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक, हम देख रहे हैं कि जो हमारा I है वो सब में कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब क्या हो गया, B बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कोई प्रतिरोध है जो विभवांतर B होने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित करने में सहायक होता है। अतः प्रतिरोध के जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है, कैपिटल R कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह कैपिटल R कहलाता है। अतः V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR, V बराबर IR। इसे हम क्या मान लें, समीकरण नंबर 3, V बराबर IR बराबर क्या मान लें, समीकरण नंबर 3। जब हम समीकरण नंबर 3 इसको मान लेते हैं तो समीकरण 1 2 3 से हमें प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 2 3 से हमको प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 2, समीकरण नंबर 2 3 और 1, इनसे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B बराबर हम IR रख सकते हैं, B बराबर IR रख सकते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से V का मान रखने पर, जब V का मान हम रख देंगे तो B बराबर IR है, तो यहाँ पर V का मान क्या कर देंगे, IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये I से ये I कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा R इक्विवेलेंट का जो है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन का जो है प्रूफिंग है। ठीक है, तो हमको मिल गया कि R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर जितने R लगे हुए हों श्रेणी क्रम में सब हमारे लाइन से चले आते हैं। आगे देखते हैं। अब उसके बाद है समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चित्र में माना परिपथ में धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 है।
ये जो धाराएं हैं माना परिपथ में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हैं तथा प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 हैं। ठीक है, ठीक है। माना परिपथ में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हैं तथा प्रतिरोध R1, R2, R3 है। R1, R2, R3 है। तो अब हमें ये दोनों मिल गए हैं। ठीक है, हमारी धाराएं हमें पता है कि ये हमारा V वोल्टेज है। ठीक है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी से जब धारा निकलती है 3 भागों में वो टूट जाती है। जब भी धारा 3 भागों में टूट जाती है तब वहाँ हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारे लोड हैं यानी जो रेजिस्टेंस हैं ये हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। और जब पैरेलल में लगे हुए हैं तब उसके लिए हम क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं ओम के नियम लगाते हैं। ओम के नियम से ओम के नियम से ओम के नियम से अगर हम I1 निकालते हैं तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। I2 अगर हम निकालेंगे V/R2। अगर हम I3 निकालेंगे तो V/R3। ठीक है, अगर हम क्या काम करें I1 + I2 + I3, यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी I है और I बराबर क्या होता है, यहाँ पर दिया है I बराबर I1 + I2 + I3। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या काम करेंगे, I1 और I2 और I3 का मान हम रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान रखें अगर, ये हो गया I V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I बराबर, तीनों में हमारा वोल्टेज जो है कॉमन है तो V हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा V है वो इधर आ जाएगा। ठीक, यानी हम क्या काम करेंगे, इसको इधर से इसमें से भाग देंगे तो ये I/V बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब देखिए V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ ओम के नियम से हम देखेंगे, ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर I/V दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, I/V
v दिया हुआ है, यानी हमारा ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। अब इसे अगर हम पलट देंगे, यानी अगर हम यहाँ पर लिखें 1/r इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा I/v। तो यहाँ से जो है I/v का मान यहाँ रखने पर, ठीक है, ओम के नियम से I/v का मान यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा जो है आर इक्विवेलेंट निकल आया जब भी हमारा सर्किट जो है पैरेलल में होगा। जब हमारा सर्किट पैरेलल में होगा, यानी जब हमारा सर्किट इस तरह होगा, जब हमारे जो लोड होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो यह समानांतर क्रम में जब लगा हुआ होगा, तो समानांतर क्रम या पैरेलल में लगा हुआ होगा, तब क्या होगा, हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला मिल गया। ठीक, अब हमारे पास दो फार्मूले हैं बच्चों। अब हमारे पास दो फार्मूले, पहला है श्रेणी क्रम का फार्मूला, जिसमें जो लोड होता है यानी जो रेजिस्टेंस होता है वह श्रेणी क्रम में होता है, और दूसरा पैरेलल, जब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो आर इक्विवेलेंट के लिए ये फार्मूला है। दो फार्मूले हमें मिल गए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब जब इतना हमने पढ़ लिया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 210, 220, 205, 200 कूलाम। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, आप लोग इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और ये पहला न्यूमेरिकल है, आपकी जो है बुक का पहला न्यूमेरिकल है। अब देखिए, आप लोग करते रहिए। चालक में जो धारा है, धारा का मान कह रहा है 3.5 एम्पियर है। अब देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, तो जो दिया होता है उसे पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, यहां से देखते हैं, ठीक है, दिया है चालक में एक कितनी एम्पीयर की धारा है, धारा I इज इक्वल टू 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा। अब कह रहा है कि कितना आवेश गुजरेगा, यानी हमसे क्यों पूछ रहा है। ठीक है, और कितने मिनट पूछ रहा है, टाइम दिया है t बराबर 1 मिनट, 1 मिनट दिया है। ठीक है, अब देखिए, जबकि हमारी यूनिट क्या होती है, समय की यूनिट सेकंड में होती है, यानी t इज इक्वल टू 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं। अब देखिए, जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा कहता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, इसी को हम लोग कहते हैं Q बराबर IT। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, Q बराबर IT। अब देखिए, यहाँ पर हमें Q फाइंड आउट करना है। धारा का मान 3.5 है, समय 60 है। ठीक है, अब देखिए ये 60 है, 60 में हम क्या काम करेंगे, इसे लिख देंगे Q बराबर 35 × 6। ये जो 10 का गुणज है इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30,
6 त्रिक 18, 3 21। अब ये हमारा क्या मिल गया, 210 कूलाम। 210 कूलाम, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला है, ये पहला जो है यही हमारा उत्तर है। उसको आप लोग जल्दी जल्दी जो है कर लीजिए। आगे कह रहा है, एक विद्युत बल्ब में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तथा बल्ब में 0.88 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, गणना कीजिए। ठीक है, हमको गणना करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, गणना करने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, गणना करने के लिए हमें बोला जा रहा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बल्ब के सिरों के बीच जो है विभवांतर हमें निकालना है और बल्ब से 1 मिनट में प्रवाहित कुल आवेश। अब हमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एक विद्युत बल्ब में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा, यानी हमें ऊर्जा दी हुई है। ठीक है, ऊर्जा दर दी हुई है और ये कितनी है, 220 जूल प्रति सेकंड। बल्ब में 0.88 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब जो हमारी जो धारा है 0.88 एम्पियर की है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो, गणना कीजिए बल्ब के सिरों के विभवांतर, बल्ब से 1 मिनट प्रवाहित कुल आवेश। अब 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आवेश Q बराबर I इंटू टी। आई कितना है, Q बराबर 0.88 इंटू 60। अब देखिए ये कितना हो जाएगा। हम क्या काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 88 इंटू 60 बाई 100। ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 48 4 52 बटे 10, तो हमें मिल गया 52.8 कूलाम। 52.8 कूलाम, यानी हमारे बल्ब से 1 मिनट में जो आवेश बह रहा है, आवेश कितना है 52.8 कूलाम। अब कह रहा है बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना है, बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना है। अब देखिए बल्ब के कह रहा है एक विद्युत बल्ब में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, 220 जूल प्रति सेकंड की दर से व्यय हो रही है ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। ठीक है, बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर देखते हैं। बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर, बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए किया गया कार्य निकालेंगे। अब किया गया कार्य 1 सेकेंड में किया गया कार्य, जो विभवांतर होगा 1 सेकेंड में किया गया कार्य। ठीक है, 1 सेकंड में किया गया कार्य।
1 सेकंड में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, बटे प्रवाहित आवेश, ठीक है। 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया है? 200 कितना था देखते हैं, हाँ 220 जूल। यहाँ पर 220 जूल, ये होगा 52.8, ठीक, विभवांतर हमारा निकल आएगा। अब हम क्या काम करते हैं, बाईस सौ बटे 528 कर देते हैं, ठीक है। अब जब इसको हम काटेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, भाग दे के देख लेते हैं कि हमको कितना मिल जाएगा। 8 चौक 32, 2 दूनी में 4 और 4 पंचे 20, देख लेते हैं। मान लीजिए 4 बार देखते हैं, ये लगभग आ रहा है 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश हमारा होगा 50, हाँ 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा हमें पीछे वापस देखना पड़ेगा, काहे नहीं कर रहा। कुल आवेश, ठीक है, ये हमारी धारा है, यार मिट गया, ठीक, तो 0.88 हमारी धारा है और 52.8 हमारा 52.8 हमारा जो आवेश है वो आवेश है। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि 1 सेकंड में किया गया कार्य और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, एक मिनट का आवेश हमने यहाँ रख दिया था, प्रवाहित आवेश 1 सेकंड, यार 220 बटे 0.88। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। 2 जीरो बढ़ा देंगे, दो 250। जो विभवांतर है बल्ब के सिरों के बीच, विभवांतर बल्ब के सिरों के बीच
विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया और दो न्यूमेरिकल किया। उसके पहले हमने जो है समझा पैरेलल में रेजिस्टेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का देखा, और ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ओम्स लॉ का जो हमारा ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट का उसको पढ़ा। ठीक है, तो हमने जो है इस लेक्चर में 3, 4, 5 टॉपिक हमने क्लियर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों, बेस्ट ऑफ योर लक।